हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा कई बार जो है कि रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो गारंटी है कि आपको 2 से 3 नंबर जरूर इस वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी अर्धचालक धातु है जो कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, अगर हम उसका बात करें तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह है जर्मेनियम। जी हाँ दोस्तों, जर्मेनियम का जो है कि प्रयोग आपका ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है कि सिलिकॉन का भी प्रयोग हम लोग अर्धचालक के रूप में करते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न 3-3, 4-4 बार बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और जो आपका टीआरई का परीक्षा हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी यह प्रश्न आए थे, तो इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जी हाँ दोस्तों, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाहर घूमते रहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी विखंडनीय द्रव का जो क्रांतिक द्रव्यमान होगा वह श्रृंखला अवक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान का न्यूनतम मात्रा होता है, जो कि एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रक्रिया का समर्थन करता है और इस द्रव्यमान पर विखंडन प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बनते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान जो है कि श्रृंखला अवक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो देखिए, इसमें अगर हम पहला जो दिया गया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता, तो यह बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिक में आपका क्या होता है, नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही देखिए गलत दिया गया है। फिर भी आप आगे के विकल्प भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 5वां ऑप्शन आपका दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो यह बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। अगला है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। तो बिल्कुल सही है, जो परमाणु संख्या होती है वह एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग में आदि में उपयोगी होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो समस्थानिक परमाणु होते हैं वह चिकित्सा क्षेत्र हो गया, ईंधन के रूप में हो गया, कार्बन डेटिंग हो गया, तो इन सभी में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए दोस्तों, गलत ऑप्शन पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो वह आपका सौर ऊर्जा है। तो इसको याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है कि सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत
आधारित है। तो देखिए अगर हम बात करें परमाणु बम का जो सिद्धांत आपका आधारित है यह किस पर आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन का क्या अर्थ होता है, तो इसके अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्वों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसके कि परमाणु स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम होता है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए हाइड्रोजन बम आपका अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है और यह तो प्रश्न आपका अभी 2022 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था कि जो हाइड्रोजन बम है यह किस पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। वहीं पर परमाणु बम अगर आपके से पूछे तो वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नोबेल गैस पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नोबेल गैस नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें, हीलियम आपका नोबेल गैस है, इसके अलावा नियॉन भी आपका नोबेल गैस है, ऑर्गन भी आपका नोबेल गैस है, और जो रेडॉन है यह आपका नोबेल गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो रेडान है यह आपका नोबेल गैस नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता, तो वह आपको बताना है कि जो बिजली का बिल होता है वह किसके मापन पर आधारित होता है। वह आपका होता है वाट पर, लोहा पर, वोल्टेज पर कि एम्पियर पर। तो देखिए बिजली की खपत का जो बिल है वह आपके वाट के मापन पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, वाट के मापन पर आधारित होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए केवल फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे जो भारी धातु है वह आपका हो जाएगा यूरेनियम। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है, जिसका कि परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 92 होती है और परमाणु भार 238.08 होता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ से जो है कि आपके केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए। अभी जो प्रश्न हम देख रहे थे वह आपके फिजिक्स के प्रश्न थे, और आप जानते हैं कि जो आपका बीपीएससी प्रिपेयर करवाता है उसमें जो साइंस के प्रश्न आते हैं उसमें आपका बायोलॉजी से भी आता है, केमिस्ट्री से भी आता है, फिजिक्स के भी आता है। तो इसलिए हमने तीनों से जो है कि क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए अब केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अगर हम बात करें हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट जो है यह दोनों जो है कि कार्बन के अपरूप हैं। इनको कार्बन के अपरूप के बारे में जाना जाता है, लेकिन न तो उनकी क्रिस्टलीय संरचना और न ही उनकी कठोरता समान होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हीरा होता है उसकी कठोरता ज़्यादा होती है, और जो आपका कोयला होता है इसकी कठोरता थोड़ा कम होती है, या ग्रेफाइट जो होता है उसकी कठोरता थोड़ा कम होती है। तो हीरा में जो है कि कार्बन परमाणु जो है वह त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना में होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है कि यह समतल में षटकोणीय वलय की तरह होते हैं। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि जो आपका ग्रेफाइट थोड़ा मुलायम होता है। तो इस प्रकार जो है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है यह आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पूछा गया है कि वो इसकी विद्युत चालकता समान है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके पास क्रिस्टलीय संरचना समान है, तो यह भी गलत है। उसके पास समान डिग्री कोण की कठोरता है, तो यह भी गलत है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है यह आपका 2023 में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी कण के आकार की सीमा है। तो देखिए दोस्तों यह ऑप्शन आपका सभी गलत लिखा गया है। कोलाइडी कण के आकार की सीमा पूछा गया है। तो देखिए कोलाइडी कण के जो आकार की सीमा होती है
वह 10⁻⁻7 मीटर से आपका कितना होती है, 10⁻⁻7 मीटर से जो है वह आपका होती है 10⁻⁻10 मीटर तक। जी हाँ दोस्तों, 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर जो है वह आपका कोलाइडी कण के आकार की सीमा होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्रिस्टलीय कार्बन शुद्धतम रूप है। तो अक्रिस्टलीय कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका क्या होता है, तो वह होता है दीपक की कालिख। जी हाँ दोस्तों, दीपक की कालिख जो होती है वह अक्रिस्टलीय कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रतिस्थापित विधि पर आधारित है। तो इसमें पूछा गया है कि जो आधुनिक परमाणु प्रतीक है वह किसके द्वारा जो है कि प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बर्जेलियस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है वह बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वह आपका क्या हो जाएगा, वह ऊर्जा के कोई निवल परिवर्तन नहीं होना है, यही इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, जो यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो वह है कि ऊर्जा के कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है, तो यह सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बल्कि इसके अलावा आपका जो है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बनता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया भी होती है और ऊर्जा का अवशोषण भी होता है, तो यह सभी सही है। तो यह जो है कि आप थर्ड वाला ऑप्शन सही मारिएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थों को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऐसे जो है कि रासायनिक परिवर्तन को जो कि नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उनको जो है कि हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा जल शुष्कस। जी हाँ दोस्तों, जल शुष्कस उसको कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यह लोग क्या करते हैं, जल शुष्कस जो होता है वह नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर प्रदूषित वायु है उसमें सांस लेना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है कार्बन, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसलिए जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर प्रदूषित वायु है उसको लेना खतरनाक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है AlO2 SiO2 H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए यह जो आपका लिखा गया है यह थोड़ा सा जो है कि सूत्र गलत लिखा गया है। वह ऐसे है Al2 है, इस तरह से है Al2 है, उसके बाद O3 है, फिर उसके बाद जो है कि आपका 2SiO2 है, 2SiO2 और उसके बाद 2H2O है। तो इसको आप याद रखिएगा। यह जो सूत्र है 2H2O, यह जो आपका सूत्र है यह चीनी मिट्टी का सूत्र है। इसको याद रखिएगा कि Al2O3 और 2SiO2 और 2H2O यह जो है आपका चीनी मिट्टी का सूत्र है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, तो क्यों। तो देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं इस पर जो है कि आपका टिन की परत चढ़ी होती है, जिंक की नहीं चढ़ी होती है, क्योंकि जो जिंक होता है वह टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जी हाँ दोस्तों, जिंक जो होता है वह टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसलिए जो आपका बी वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है उसको कहते हैं।
तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण को वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको जो है कि आपका अपचयन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपचयन उसको बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है वह आपका बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए कि जो है कि आपका दिया गया है कि प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्ति जो है कि एक भारतीय रोग जो है कि भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो उसका जो पहचान है वह आपका है क्षय रोग। जी हाँ दोस्तों, क्षय रोग के कारण जो है हर साल जो है कि लगभग 5 लाख लोग मरते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि तो देखिए रात के समय यह सलाह इसलिए दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो है कि पेड़ जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए यह कहा जाता है कि पेड़ के नीचे मत सोइए, क्योंकि वहाँ पर आपको घुटन हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे मीठी चीनी की, तो जो आपका फ्रक्टोज होता है यह सबसे मीठी चीनी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि सबसे मीठी चीनी जो है वह आपका फ्रक्टोज होता है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है कि फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड्स है, जो कि आपका लगभग सभी फलों में, शहद में और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, जिसका कि सूत्र होता है C6H12O6 होता है, तो इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि शर्करा में सबसे मीठी क्या है, फ्रक्टोज है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो वह क्या होता है, तो वह आपका होता है एमाइलेज। जी हाँ दोस्तों, वह एमाइलेज निकलता है जो कि मुंह में हमारे भोजन के साथ में मिल जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि करवाहट के लिए जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, करवाहट के लिए अगर हम जीव का संवेदनशील क्षेत्र की बात करें, तो वह आपका जो है वह है पीछे का भाग। जी हाँ दोस्तों, हमको जीव के पीछे के से भाग से पता चलता है किसी भी चीज़ की करवाहट का, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मटर पौधा है, तो देखिए अगर हम बात करें मटर के पौधे की, तो जो मटर का पौधा है यह आपका एक साग है, तो इसको याद रखेंगे, साग एक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें जो प्रचुर मात्रा में होता है वह आपका क्या होता है, तो वह आपका प्रोटीन होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए फलियां जो है वह पौष्टिक होती हैं। अगले प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। तो देखिए थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स है वह आपका जो है वह TSH है। जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन्स है वह TSH है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथ की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथ की जो खराबी होती है या आपका जो है वह किसकी कमी के कारण होती है, तो वह जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो आप लोग सुने होंगे कि घेंघा नामक रोग हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथ की खराबी हो जाती है आयोडीन की कमी से, तो इससे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस के प्रश्नों को हमने लिया है, और यह सभी प्रश्न 3-3 बार 4-4 बार BPSC द्वारा रिपीट करके पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर जाइए और
गारंटी है कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेगा। और दोस्तों हमने जो है कि साइंस के जो है कि कई वीडियो अपलोड किया है, 12 से 13 वीडियो अपलोड किया है, जिसको कि आप उन सभी वीडियोस को देख जाइए। अगर आप उन सभी वीडियोस को देख जाते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इन्हीं सब प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इन वीडियोस को ज़रूर देख जाइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।